सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी +2 क्लास के पॉलिटिकल साइंस के लेसन 5 को इस समय पढ़ रहे हैं। कल हमने उसका पहला भाग देखा, आज हम उसका दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको इंदिरा गांधी जी के प्रभावी व्यक्तित्व का उदाहरण दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप शो करूँगी। तो आप देखिए, जब वो इंदिरा गांधी जी किसी सभा को संबोधित करती थी तो कितनी भीड़ उन्हें सुनने के लिए आती थी, और उनका जो भाषण होता था वो बहुत ही अच्छे शब्दों में बना हुआ होता था। तो हम सबसे पहले उनका एक भाषण का छोटा सा क्लिप देखेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली में कौन सी चुनौतियां थी और उसका सामना उन्होंने कैसे किया। तो देखते हैं अपना लेसन। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका। ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। पाकिस्तान में बहुत वर्ष पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो। और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। अब जाके कुछ साल पहले, अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 5वें लेसन +2 क्लास के चल रहे थे, जो कि है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जो हमने पहला भाग है उसमें ये देखा कि जब पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई वो थी कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से वही समस्या खड़ी हुई कि अब कांग्रेस का जो उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो फिर से 2 नाम सामने आए, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जिन्हें कि गुप्त मतदान द्वारा मतदान करवाया गया नेता चुनने के लिए, तो इंदिरा गांधी जी को 2/3 बहुमत मिले और कांग्रेस की वो नेता चुनी गई। ये एक कार्टून के माध्यम से चित्रकार ने दिखाने की कोशिश भी की है कि उन्हें कैसे प्रथम स्थान मिला। तो कल हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे पहले आम चुनाव में और चौथे आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया चुनाव के दौरान। चलिए आज उससे आगे का भाग अपना शुरू करते हैं। तो आज के भाग में हम पढ़ेंगे गैर कांग्रेसवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले 3 आम चुनावों तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन उसके बाद जो सरकार बनी उसमें गैर कांग्रेसवाद अधिक भूमिका में आई। तो देखिए क्या है, जो कांग्रेस थी वो तो सत्ता में थी, जो बाकी दल थे वो विपक्षी दल के रूप में अगुवाई कर रहे थे। तो जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने सोचा कि हम अलग थलग रहकर तो कांग्रेस को हरा नहीं पाएंगे, तो वे सभी एकजुट हो गए और कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोला। ये लोग सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी जी जो है वो अनुभवहीन है, तो उन्हें वो आसानी से सत्ता से हटा सकेंगे। इसलिए राम मनोहर जैसे नेताओं ने मिलकर एक रणनीति बनाई जिसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का शासन है वो अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के लिए खिलाफ है। तो उसने सभी विपक्षी दलों को एक साथ होकर आगे आने की अपील की। तो देखिए, चुनाव का जनादेश जो 1967 में चौथे आम चुनाव हुए, उसमें जनता ने क्या जनादेश दिया
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यापक असंतोष फैला हुआ था उस समय लोगों के बीच में, और जो अन्य राजनीतिक दल थे वो सब इकट्ठे होकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बना चुके थे। जो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की पार्टियां थी उन सब की वजह से कांग्रेस को एक धक्का लगा। जो कांग्रेस थी उसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लेकिन जो उसके मतों की संख्या थी, प्राप्त मतों का प्रतिशत और सीटों की संख्या, उसमें भारी गिरावट आई। क्योंकि पहले 3 चुनावों तक कांग्रेस बहुमत में रही थी, लेकिन इस बार उसे कम वोट मिले थे और सीटें भी कम आ गई थी। तो आगे देखते हैं हम। ये है कांग्रेस के विधानसभा चुनाव का परिणाम। ये 1967 का भारत का एक मानचित्र बना के आपको दिखाया गया है। जो येलो वाला है वो 1967 में वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था, और जो रेड वाला वहाँ पे बहुमत नहीं मिला था। देखिए, जबकि पहले जो 3 चुनाव थे उन सब में सिर्फ 2 राज्य भारत में ऐसे थे जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर आपको ध्यान हो तो एक राज्य था केरल और दूसरा था जम्मू कश्मीर। लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति देखिए कैसे बदल गई। 9 राज्यों में कांग्रेस चुनाव में बहुमत नहीं जीत पाई। वो राज्य कौन से थे? हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, दमन दीव, केरल और मद्रास, जिसे कि अब हम तमिलनाडु के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो राज्य थे जहां कांग्रेस बहुमत नहीं हासिल कर पाई। तो देखते हैं अब इसमें दिया गया आपको, कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में भी दल बदल के कारण पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तो टोटल 9 राज्य थे जहां कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। वह राज्य थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। जो मद्रास है वो तमिलनाडु में है। तो देखिए, तमिलनाडु में क्यों नहीं सरकार बनी, उसका कारण क्या था कि वहाँ पे द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी, जिसे हम डीएमके के नाम से जानते हैं, वहाँ पे उसने भारत में जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई थी उसका विरोध किया। तो जो वहाँ के छात्र थे वो हिंदी को अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, और डीएमके ने उसके विरोध का नेतृत्व प्रदान किया था। तो इतिहास की ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को राज्य में पूर्ण रूप से बहुमत मिला हो। जो बाकी 8 जगह पे जो कांग्रेस की सरकार, गैर कांग्रेसियों की सरकार बनी, तो वो गठबंधन के साथ सरकार थी। लेकिन जो मद्रास था वो एक ऐसा राज्य था जहाँ पर पहली बार बिना किसी गठबंधन के विपक्षी पार्टी ने सरकार बनाई। तो आगे देखते हैं गठबंधन। गठबंधन क्या होता है? जब चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता तो वह दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन की राजनीति। तो देखिए, जो गठबंधन था वो गैर कांग्रेसी दलों ने अपनाया ताकि वो कांग्रेस को हरा सकें। तो इसमें कौन कौन से दल शामिल थे? एक तो एसएसपी और पीएसपी, उसके अलावा सीपीआई और जनसंघ, और जो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था, उन सभी ने मिलकर अलग अलग जगहों पर सरकार बनाई। तो चलिए आगे देखते हैं दल बदल। दल बदल क्या होता है? जब कोई नेता या जब कोई उम्मीदवार किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतने के बाद किसी दूसरे दल में जाकर समर्थन दे देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दल बदल। तो ये सबसे प्रमुख हो गया आज के समय में। तो दल बदल, जहाँ भी नेताओं को दिखता है कि मुझे यहाँ राजनीतिक लाभ मिलेगा तो वो जल्दी से एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, हरियाणा के लिए तो ये मुहावरा 1967 के चुनाव में बहुत मशहूर हुआ, आया राम गया राम का मुहावरा। जब आप परीक्षा देते हैं तो उसमें बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है,
आया राम गया राम का मुहावरा कहाँ के लिए प्रसिद्ध था? तो वो हरियाणा के लिए। क्यों प्रसिद्ध था? तो देखिए, यहाँ पर एक विधायक थे जिनका नाम था गया लाल। ठीक है जी। 1967 के चुनाव में उन्होंने क्या किया कि एक चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतने के बाद जैसे वो जीते तो उन्होंने 3 बार पार्टी बदली। देखिए, सबसे पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर से कांग्रेस में लौटे और 9 घंटे बाद ही वो दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और यूनाइटेड फ्रंट में जाने के बाद फिर उन्होंने कांग्रेस में आने के लिए जब कहा तो कांग्रेस के जो नेता थे राव वीरेंद्र सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया राम था अब आया राम है। गया लाल की इस गड़बड़ी को ही आया राम गया राम का मुहावरा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए, चुटकुले एक कार्टून बना के भी उन्होंने उसे शो करने की कोशिश की है, आया राम गया राम को।